Hello guys, how are you? Welcome to my channel e-learning classes of SST। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास। सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं? मानव के लिए उपयोगी तथा मूल्यवान कोई भी भौतिक पदार्थ संसाधन कहलाता है, जैसे जल, वन, पेट्रोल इत्यादि। संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वह संसाधन जिसमें जीवित वस्तुएं विद्यमान होती हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी जगत, वन इत्यादि। अजैव संसाधन, इसमें सभी मानव द्वारा बनाई गई निर्मित वस्तुएं, जैसे कोई स्मारक, धातु इत्यादि, पर्वत, पठार, ये सभी अजैव संसाधन में आते हैं। संसाधन के प्रकार जैसे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो लगातार प्रयोग किए जा सकते हैं तथा इनके समाप्त होने की स्थिति में इनकी पूर्ति निश्चित समय बाद की जा सकती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जा सकता है। एक बार प्रयोग करके इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। इनके भंडारण सीमित नहीं होते, यह असीमित होते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो लगातार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, इनकी पूर्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें अनापूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। इनके भंडार सीमित होते हैं। खनिज तथा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब करेंगे हम प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ये हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैविक तथा अजैविक संसाधन। इनके निर्माण में अधिक समय लगता है। खनिज, जल, वन प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाए गए, यानी मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई है, जैसे कोई यान है, कोई मशीन है, कोई स्मारक है, कोई पुल है, जो भी मनुष्य ने अपने हाथों से या अपनी मेहनत से उसको बनाया है, सीधे हमें मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो वस्तुएं हैं उसे मानव निर्मित कहते हैं, क्योंकि मानव ने ही तो बनाया है इन चीज़ों को। जैसे ये संसाधन केवल एक प्रकार के होते हैं, जैसे भवन, स्मारक, मशीनें आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब हम निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। निजी संसाधन, इन संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी यानी अपना, किसी एक व्यक्ति का। सामुदायिक स्वामित्व वाले, जिसमें सभी समुदाय के सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन,
गांवों में भूमि वाले किसानों की ज़मीन उनका निजी संसाधन है, जैसे निजी बाग, चरागाह, तालाब, कुआ आदि निजी स्वामित्व वाले संसाधन हैं। जैसे किसान का अपना खुद का खेत, जमीन उसकी अपनी निजी संपत्ति है। सामुदायिक स्वामित्व वाले, इन संसाधनों पर समुदाय के सभी लोगों का समान रूप में अधिकार होता है। गांव में स्थित पंचायत भूमि, पंचायत घर, इस पर सभी गांव वालों का अधिकार होता है। शमशान भूमि, पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, गांव का सामूहिक तालाब, ये सामुदायिक संसाधन है। अब हम संभावी और विकसित संसाधन। संभावी जिसकी संभावना की जा सकती है, जैसे किसी देश में या प्रदेश में विद्यमान वे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया गया, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में स्थित गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनका ठीक तरीके से विकास नहीं हुआ। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता की मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास उपलब्ध तकनीक यानी टेक्नोलॉजी व लागत पर निर्भर करता है। अब हम संसाधनों का विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधनों का ठीक ढंग से समझबूझ के साथ उपयोग करना संसाधन कहलाता है। भू संसाधन। पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भारत में भूमि की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप पाए जाते हैं। भू उपयोग। हम भूमि का वन, कृषि, रहन सहन के लिए उपयोग करते हैं। भारत की में भू उपयोग प्रारूप। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2002 से 3 में 43.41% है, जो पंजाब और हरियाणा में 80% है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भूमि निम्नीकरण की प्रमुख भूमिका निभाई है। अब हम मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में प्रमुख मृदाएं जलोढ़, लाल और पीली पर्वतीय या वन मृदा, लेटराइट तथा शुष्क मरुस्थलीय मृदा। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होती है? यह भारत की महत्वपूर्ण मृदा है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इनमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है।
आयु के आधार पर भी यह दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। इसमें कंकड़ युक्त होती है, ये बाढ़ रहित मैदान है। खादर नई जलोढ़ मृदा, यह बाढ़कृत मैदान है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या निक्षेपों के द्वारा तैयार मृदा है। यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मूल्यतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसमें अधिक मात्रा में मिलती है। यह मृदा गन्ना, गेहूं और चावल की खेती के लिए अधिक फायदेमंद होती है। अब हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। इनका रंग काला होता है। यह मृदा दक्कन के पठारीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में फैली है। इसका क्षेत्र महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। विशेषताएं: काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। लाल और पीली मृदा, यह मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। यह मृदा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लेटराइट मृदा, इस मृदा का विकास उच्च तापमान तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मिट्टी, इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इन मृदाओं में अधिक तापमान तथा अधिक वाष्पीकरण के कारण नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जैसे यह मृदा राजस्थान इत्यादि में पाई जाती है। वन मृदा, अब पढ़ेंगे हम वन मृदा। वन मृदा, इन्हें पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट तथा सिल्टदार होती हैं। ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यह मृदा पाई जाती है। अब हमने जो भी पढ़ा है, जैसा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, अगर हम जब मैप करते हैं, मैप में भी हमारे पास इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलोढ़ मृदा कहाँ पर मिलती है, काली मृदा कहाँ पर मिलती है, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है, ऐसा भी पूछा जाता है। गेहूं उत्पादन क्षेत्र, कपास, गन्ना उत्पादन क्षेत्र, चाय कहाँ पर उगाई जाती है, ये सारी हमारी मृदाओं में आ जाते हैं। जलोढ़ मृदा के अंदर जैसे
गन्ना उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए, ये सारी मृदाएं हमारे पास आ जाती हैं, तो उसके लिए भी यह फायदेमंद है। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन की क्रियाएं को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनको रोकने के लिए हमें वन लगाने चाहिए। सीढ़ीदार कृषि जहाँ पर होती है वहाँ पर हमें रक्षक मेखलाएं लगानी चाहिए। समउच्च जुताई आदि इसकी प्रमुख उपाय हैं। आज हमने संसाधन और विकास के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट भाग में हम भूगोल का अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।